नमस्ते। मैं प्राध्यापक पंजाब हज़ारे। आज के तासिकाओं में हम लोग स्वतंत्र उत्तर हिंदी कविता के जो धूमिल द्वारा रचित प्रौढ़ शिक्षा कविता का अध्ययन करते हैं। तो प्रौढ़ शिक्षा कविता में धूमिल जो शिक्षा के बारे में बताते हैं कि शिक्षा आदमी को आदमी होने का सही अर्थ समझाती है। वह उसे ज़िंदगी का मतलब और मकसद समझाती है। आदमी को उसके अधिकारों और कर्तव्यों से परिचित कराती है। सत्ता के शोषण चक्र की पहचान और उसके तिलिस्मी को तोड़ने की सामर्थ्य देती है। शिक्षा मनुष्य में सही और गलत का फ़र्क करने की चेतना निर्माण करती है। वह आदमी को जीने का सही सलीका और ज़िंदगी की चुनौतियों से जूझने का साहस देती है। धूमिल शिक्षा के इस महत्व को भली भांति जानते हैं, इसलिए वे किसानों और मजदूरों के बीच शिक्षा के प्रसार की ज़रूरत को रेखांकित करते हैं। स्वतंत्र उत्तर भारत में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम बड़े ज़ोर शोर से चलाए गए थे, मगर ये कार्यक्रम केवल अक्षर ज्ञान तक ही सीमित रह गए हैं और बेहद औपचारिक उथला और कागजी कार्यक्रम साबित हुए। कवि धूमिल शिक्षा को व्यापक संदर्भ में ग्रहण करते हैं और किसानों मजदूरों के सामने सत्ता व्यवस्था की असलियत का खुलासा करना चाहते हैं। वे उन्हें अक्षर ज्ञान तक सीमित न रखकर उन्हें उनके वास्तविक हालत से रूबरू करना चाहते हैं। तो यह कविता सदियों की अज्ञानता और रूढ़ियों की अंधी गुफा के द्वार पर आशा और नई चेतना का दस्तक देती है। यह युगों युगों के दर्द की समाप्ति का उद्घोष करती है। यह विकास की मुख्य धारा में शामिल होने का घोषणा पत्र है। यह जिंदगी में बदलाव की सहमति और ज़िंदगी की यातनाओं के खिलाफ आवाज़ उठाती है। यह शताब्दियों के अंधेरे को समझाने की कोशिश करती है। यह कविता शोषण के पहेलियों को सुलझाती है। जो व्यवस्था आदमी को जानवरशील बनाती है, यह उसके खिलाफ आवाज़ उठाती है। यह इस कविता में जो धूमिल कहते हैं कि काले तख्ते पर सफ़ेद खड़िया से मैं तुम्हारे लिए लिखता हूँ और तुम्हारा मुख किसी अंधी गुफा के द्वार की तरह खुल जाता है यह भविष्य है, यानी कि शब्दों की दुनिया में आने की सहमति। तुमने पहली बार बीते दिनों की यातना के खिलाफ मुंह खोला है और यह उस आदमी का भविष्य है जिसका गूंगापन न सिर्फ आत्महत्या की सरहद पर बोलता है। मुहारों की हवाई हमलों से बचने के लिए जिसके दिमाग में शताब्दियों का अंधा ऊप है, जो खोए हुए सांस की तलाश में पशुओं की पूंछ के नीचे टटोलता है, जो किताबों के बीच में जानवर सा चुप है। यह उस आदमी का भविष्य है जो अचानक टूटते टूटते इस तरह तन गया है कि कल तक जो मवेशी खाना था उसके लिए आज पंचायत भवन बन गया है। तो धूमिल कहते हैं कि जब तक निरक्षरता और गरीबी के कारण किसान मजदूर लोग चुप रहकर सब कुछ सहन करते रहने की मानसिकता के खिलाफ आवाज़ उठाना है। जब तक बोला नहीं जाता तब तक कुछ सुना भी नहीं जाता है। तो प्रौढ़ शिक्षा कविता में वो कहते हैं कि मैं जब तुम्हें अक्षर ज्ञान कराने के लिए काली पुती तख्ती पर सफ़ेद खड़िया से वर्णमाला का प्रथम अक्षर लिखता हूँ, तब बोलने का प्रथम
अवसर पाकर तुम्हारा मुख अ बोलते बोलते आ बोलने लगता है। तुम जब आ बोलते हो तो मैं देखता हूँ कि तुम्हारा मुख अंधी गुफा के द्वार की तरह पूरा खुलता है। मुख खुलने की ऐसी मुद्रा देखकर मुझे लगता है कि तुम अक्षर अक्षर ज्ञान की दुनिया में प्रवेश करते हो। भविष्य निर्माण के विषय में एक नई सहमति दे रहे हो। मुझे लगता है कि तुम्हारा आ बोलते हुए खुला हुआ मुंह आप तक यातना सहन करते रहने की आदतों के विरुद्ध जिहाद का स्वर है। आ रूप में तुम्हारा ये स्वर व्यवस्था के खिलाफ विरोधी स्वर है। तुम इस व्यवस्था के खिलाफ या इस व्यवस्था का विरोध कर रहे हो। आ रूप में उच्चारित ये स्वर कोई सामान्य स्वर नहीं या कोई सामान्य आवाज़ नहीं है। उस आवाज़ में उस आदमी का, उस वर्ग का भविष्य मुखरित है जो आप तक मुख गूंगा बना हुआ था, जिसके बोलने की सारी क्षमताएं छीन ली गई थी अथवा दबा दी गई थी। ये आवाज़ उसी मजबूरी में कभी चीख के रूप में फूटता था जब मौत या आत्महत्या समीप होती थी। इस गूंगेपन को छुड़वाने के लिए हवाई हमलों की तरह भाषा के सारे मुहारे नाकाम बने रहे हैं, क्योंकि इस गूंगेपन के पीछे गुपचुप बैठा हुआ दिमाग अंधे कुएं के रूप में सुन्न पड़ा रहा था। यह नहीं है कि इस गूंगेपन ने अपने खोए हुए सांस को बटोरने का प्रयत्न न किया हो। यह गूंगापन अपने भीतर सांस संजोने के लिए पशुओं के पूंछ के नीचे यानी पशुवत जन समाज, जो पशु के लिए उन्होंने कहा है कि जो जन समाज है वो पशुवत कैसा है, मुख है। तो ये पशुओं के संसर्ग में रहकर उसका गूंगापन अथवा उसकी जड़ता बढ़ती जा रही है। लिखने पढ़ने की दुनिया में उसका कोई संपर्क नहीं रहा है। किताबों की दुनिया के बीच वह जानवर सा चुप मुख खड़ा दिखता रहा है। उपेक्षा पीड़ा के अंतिम सीमा पर पहुंचकर टूटने से पहले इस आदमी का भविष्य आ के स्वर में तनकर खड़ा हो गया है। इसकी यही सन्नत परिणति इस पशु वर्ग अर्थात मवेशी खाने के स्थिति से उभार कर पंचायत भवन के रूप में दिखने लगी है। मुंह को खोलते ही, आवाज़ निकलते ही पशुओं जैसी स्थिति बदलकर पंचायत भवन के रूप में कुछ तो ग्राह्य अथवा सामान्य हुई है। ये अक्षर ज्ञान का श्री गणेशा ही है। तो धूमिल जो है वह जंगल राज के समांतर एक सही जनतंत्र की बात प्रस्तावित करना चाहते हैं। वे अमानवता के अंधार के खिलाफ संघर्ष चेतना की लालटेन की लो तेज करते हैं। वे किसानों और मजदूरों को अतीत के अन्याय और शोषण से सबक लेकर एक सही व्यवस्था की शुरुआत के संघर्ष में शरीक करना चाहते हैं। तो धूमिल कहते हैं कि लालटेन की लो जरा और तेज करो, उसे यहाँ पेड़ में गड़ी हुई कील से लटका दो। हाँ, आप ठीक है। आज का सबक शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर वह सब बतलाना चाहूँगा जिसे मैंने कल कहा था, क्योंकि पिछले पाठ का दोहराना हर नई शुरुआत में शरीक है। कल मैंने कहा था कि वह दुनिया जिसे ढकने के लिए तुम नंगे हो रहे थे उसी दिन उभर गई थी, जिस दिन हर भाषा तुम्हारे अंगूठा निशान की सैया में डूबकर मर गई थी। तुम अनपढ़ थे, गंवार थे, सीधे इतने कि बस 2 और 2 4 थे।
मगर चालाक सुराजिया आज़ादी के बाद के अंधेरे में अपने पुरखों का रंगीन बलगाम और गलत इरादों का मौसम जी रहे थे। अपने अपने दराजों की भाषा में बैठकर गरम कुत्ता खा रहे थे, सफ़ेद घोड़ा पी रहे थे। उन्हें तुम्हारी भूख पर भरोसा था। सबसे पहले उन्होंने एक भाषा तैयार की जो तुम्हें न्यायालय से लेकर नींद से पहले की प्रार्थना तक गलत रास्तों पर डालती थी। वह सच्चा पृथ्वी पुत्र है, वह संसार का अन्नदाता है। मगर तुम्हारे लिए कहा गया हर वाक्य एक धोखा है जो तुम्हें दलदल की ओर ले आता है। लहलहाती हुई फसलें, बहती हुई नदी, उड़ती हुई चिड़िया, ये सब सिर्फ तुम्हें गूंगे करने की चाल है। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारा ये जो बुरा हाल है इसकी वजह क्या है? इसकी वजह वह खेत है जो तुम्हारा भूख का दलाल है। आह, मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा सत्य है जिसे स्वीकारते हुए हर आदमी झिझकता है। मगर तुम खुद सोचो कि डबरे में डूबता हुआ सूरज खेत की मेड़ पर खड़े आदमी को एक लंबी परछाई के सिवा और क्या दे सकता है। काफ़ी दुविधा के बाद मुझे ये सच्चाई स्वीकारना पड़ी है। यद्यपि ये सही है कि सूरज तुम्हारे जब घड़ी है, तुम्हारी फसलियाँ पर मौसम की लटकती हुई जंजीर हवा में हिलती है और पशुओं के हरकतों से तुम्हें आने वाले खतरों की गंध मिलाती है, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। इसलिए मैं फिर कहता हूँ कि हर हाथ में तो धूमिल बताना चाहते हैं कि मेहनत कश जीवन भर जिस व्यवस्था का लिहाज करता है वह व्यवस्था उसका तनिक भी लिहाज नहीं करती है। वह व्यवस्था जो है वह इंसानी तकाज़ों तक को खूंटी पर टांगकर आदमी को रोज़ बरोज़ नंगा करने पर उतारू है और भूखा मारती है। व्यवस्था जानती है कि आदमी को अनपढ़ बनाए रखकर उसकी अभिव्यक्ति क्षमता को छीनकर ही उसका आसानी से शिकार किया जा सकता है। हमारे चालाक सूरजिया अनपढ़ गंवार जनता के सीधापन का लाभ उठाकर आज़ादी का अपहरण कर ले गए। उन्होंने जनता के हिस्से की हवा, धूप और रोशनी तक छीन ली। वे पुरखों के नाम, सिद्धांत और आदर्शों की ओट में मज़े से पीना खाना कर रहे थे। उन्होंने भोली अनपढ़ जनता को भरमाने के लिए दो मुही भाषा और दोहरे सिद्धांत ईजाद किए। उनकी आड़ में न्यायालय से लेकर खेत की मेड़ तक किसान को उसके हक से वंचित कर दिया। उसे सच्चा पृथ्वीपुत्र और संसार का अन्नदाता जैसे झूठे झुनझुने थमाकर निरक्षर और गुलाम बनाए रखने की साजिश रची है। तो अगली जो कविताएं हैं रही हुई हम लोग अगले तासिकाओं में देखते हैं।